सवित्री की उम्र अभी 18 ही वर्ष की थी जब उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। नई नई दुल्हन बनकर आई सवित्री ने सपनों से भरी आंखों के साथ अपने जीवन की शुरुआत की थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के मात्र 2 वर्ष बाद ही 2 दिन के तेज बुखार ने उसके पति को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। गोद में एक नन्हा सा बेटा था और सामने लंबा सुनसान जीवन। ससुराल ने ये कहकर किनारा कर लिया कि वे और बोझ नहीं उठा सकते, और मायके वालों ने भी अपने अपने हालात का हवाला देकर उसे वापस स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सवित्री ने आंसू पोंछे और ठान लिया कि वो अपने बेटे को किसी पर बोझ बनाए बिना पालकर बड़ा करेगी। उसने लोगों के घरों में खाना बनाना शुरू किया। सुबह से शाम तक चूल्हे चौके में लगी रहती, पर बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना आने देती। वही उसका सहारा था, वही उसका सपना। समय बीता, बेटा अरुण बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज था, अच्छे अंकों से परीक्षा पास की और सरकारी विभाग में नौकरी मिल गई। सवित्री को लगा कि अब उसके संघर्षों का फल मिल गया है। जल्द ही अरुण का विवाह एक संपन्न परिवार की लड़की से तय हो गया। सवित्री ने सोचा अब उसके जीवन में भी सम्मान और अपनापन आएगा। परंतु शादी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि बहू और उसके परिवार का व्यवहार बदलने लगा। वे सवित्री को उसकी गरीबी और उसके काम का एहसास दिलाने लगे। बेटे ने भी माँ की पीड़ा को अनसुना कर दिया। जिस बेटे के लिए उसने अपना जीवन खपा दिया था, वही अब उसकी आंखों में झांकने से कतराने लगा। एक दिन सवित्री ने चुपचाप अपना सामान बांधा और घर छोड़ दिया। जाते समय उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस मन ही मन निश्चय किया कि अब वो वहाँ कभी नहीं रहेगी जहाँ उसका सम्मान न हो। वो अपने पुराने घर लौट आई और फिर से लोगों के यहाँ खाना बनाने लगी। उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। इन्हीं दिनों एक शाम घर लौटते समय उसे दरवाजे के नीचे एक लिफाफा मिला। खोलकर देखा तो चचेरी बहन मीरा का पत्र था। उसमें बहुत अपनापन झलक रहा था। मौसी की तबीयत बहुत खराब है, वे सवित्री को याद कर रही हैं। तुम अकेली हो, यहाँ आ जाओ, साथ रहोगी तो अच्छा रहेगा। पत्र पढ़ते ही सवित्री की आंखें भर आईं। वर्षों बाद किसी ने उसे अपने घर बुलाया था। उसने देर नहीं की और अगले ही दिन महाराष्ट्र के उस गांव के लिए रवाना हो गई जहां उसकी मौसी रहती थी। गांव पहुंचते ही मीरा ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया, पर जब वो घर के पीछे बने आउट हाउस तक पहुंची तो उसका मन सिहर उठा। मौसी वहीं पड़ी थी, गंदगी और बदबू के बीच। बड़े घर में रोशनी और रौनक थी, पर घर की मालकिन को पीछे के हिस्से में छोड़ दिया गया था। मीरा ने साफ शब्दों में कह दिया कि सवित्री यहीं रहेगी और माँ की देखभाल करेगी, बड़े घर की तरफ झांकना भी नहीं। सवित्री समझ गई कि पत्र में लिखा प्यार सिर्फ दिखावा था। दरअसल उन्हें बिना वेतन की देखभाल करने वाली चाहिए थी, पर उसने कुछ न कहा। उसने पल्लू कमर में खोसा और पूरे कमरे की सफाई में जुट गई। मौसी को नहलाया, कपड़े बदले, खाना बनाया। मौसी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वे बोल नहीं पा रही थी, पर उनकी पकड़ में एक विश्वास था, अब कोई अपना पास है। मौसी की सहेली सरोज जी रोज आती और सवित्री की प्रशंसा करती। उन्होंने बताया कि मौसा जी ने सारी जायदाद मौसी के नाम कर दी थी, इसलिए बच्चे उन्हें सहन तो कर रहे हैं, पर चाहते हैं कि वे जल्दी चली जाएं। ये सुनकर सवित्री का दिल और पिघल गया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो मौसी को अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन अपमान यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन बड़ी बेटी उषा की बच्ची ने उसके बैग के कपड़े बाहर फेंक दिए, ये कहते हुए कि नानी की सोने की चूड़ियां गायब हैं और शक उस पर है। सवित्री का दिल रो पड़ा, पर उसने मौसी की ओर देखा और चुप रह गई। उसे लगा अगर वो चली गई तो मौसी फिर उसी गंदगी में पड़ी रहेंगी। 6 महीने तक उसने तन मन से सेवा की। मौसी दिन ब दिन कमजोर होती गईं। एक रात उन्होंने अंतिम सांस ली। सवित्री और सरोज जी की आंखों में आंसू थे, पर उनके अपने बच्चों की आंखें सूखी थीं। वे सिर्फ संपत्ति के बंटवारे की बातें कर रहे थे। 12वीं के बाद मीरा एक कागज लेकर आई और बोली कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए हस्ताक्षर चाहिए। सवित्री ने बिना सोचे हस्ताक्षर कर दिए। फिर उससे कहा गया कि अब वो यहाँ से चली जाए। जब उसने टिकट के लिए पैसे मांगे तो ताना मिला कि 3 वक्त की रोटी और रहने की जगह कम थी क्या। आखिरकार 100 रुपए देकर उसे विदा किया गया। जाते जाते सरोज जी उसे रोक लिया और अपने घर ले गईं। वहाँ एक वकील बैठे थे। उन्होंने बताया कि जिस कागज पर सवित्री ने हस्ताक्षर किए थे उसमें लिखा था कि मौसी ने आउट हाउस उसके नाम कर दिया था और वो स्वेच्छा से उसे बच्चों को वापस सौंप रही हैं। सवित्री ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। उसने कहा, जो मेरा नहीं था उसे लेकर मैं क्या करती। जब मेरा अपना बेटा ही मेरा नहीं रहा तो ये मकान किस काम का। मौसी की सेवा मैंने किसी लालच में नहीं की थी। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक थका हुआ संतोष था। उसने सरोज जी को प्रणाम
प्रणाम किया और अपने गांव की ओर चल पड़ी। उसके पास ना संपत्ति थी, न परिवार का सहारा, पर उसके पास उसका आत्मसम्मान था। उसने जीवन से ये सीख लिया था कि रिश्ते मांगे नहीं जाते, कमाए जाते हैं, और जहां सम्मान न हो वहां ठहरना अपने अस्तित्व से समझौता करना है। सवित्री ने बहुत कुछ खोया था, पर एक चीज बचाए रखी थी, अपनी सच्चाई, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। शिक्षा। 1। जहां सम्मान नहीं वहां संबंध भी अर्थहीन है। रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार और सम्मान से बनते हैं। यदि किसी स्थान पर अपमान मिले तो वहां ठहरना आत्मसम्मान खोना है। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सवित्री ने मौसी की सेवा किसी लालच या संपत्ति की इच्छा से नहीं की, बल्कि मानवता और अपने संस्कारों के कारण की। सच्चे कर्म ही मनुष्य की असली पहचान होते हैं। धन से नहीं, चरित्र से व्यक्ति महान बनता है। मौसी के बच्चों के पास संपत्ति थी, पर संवेदनाएं नहीं। सवित्री के पास धन नहीं था, पर हृदय की समृद्धि थी। आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में सब कुछ खो जाए, फिर भी यदि आत्मसम्मान बचा रहे तो मनुष्य कभी गरीब नहीं होता। ईश्वर अच्छे कर्मों का फल अवश्य देता है। भले ही सवित्री को संपत्ति नहीं मिली, पर उसने अपने भीतर की शांति और संतोष पा लिया, और वही सच्चा सुख है। संक्षेप में, रिश्ते तब तक ही रिश्ते हैं जब तक उनमें सम्मान और सच्चाई हो। बिना सम्मान के रिश्ता सिर्फ एक समझौता बन जाता है। जय राम जी।